हेलो दोस्तों, वेलकम टू समवार्ता। दोस्तों, आज की इस वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आशुतोष, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने आरएसएस की विचारधाराओं के ऊपर पटेल ने और बाबा साहब ने क्या विचार रखे थे, उन्होंने आज सबके सामने यह बताने की कोशिश की है। साथ ही साथ उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि आरएसएस की विचारधारा क्या है और वह देश में किस तरीके का माहौल बनाना चाह रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे, जो कि एक बहुत ही अच्छे वक्ता माने जाते हैं, उन्होंने आज लाइव डिबेट में गोदी पत्रकार और सुधांशु त्रिवेदी की बखिया उधेड़ कर रख दी है। उन्होंने अडानी के मुद्दे पर बहुत ही स्पष्ट शब्दों में अपने विचार रखे हैं। उन्होंने यह बताने की कोशिश करी है कि अगर अडानी ने किसी भी तरीके की अगर कोई हेर-फेर करी है तो उसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यह जांच का काम केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जा सकता है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। जो लोग गांधी वध की बात करते थे वो प्रातः स्मरणीय गांधी करने के लिए मजबूर हो गए। जिनके बारे में बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था ये एक पागल विचार है, इसको हर हाल में रोकना पड़ेगा, अन्यथा देश पर इससे बड़ी आपदा नहीं हो सकती। जिसके बारे में सरदार पटेल ने कहा था कि यह पागल विचार है। आप उसके बारे में विचार कहा सरदार पटेल ने, दिखाइए, कोट करिए। सरदार पटेल रुको जरा, सबर करो। चेन्नई 1948 में कहा है, चेन्नई 1948 में कहा, मैं आपको चेन्नई 1948 में कहा है, सुनिए, 1948 में कहा, सुनिए, जाइए डॉक्टर अंबेडकर का 1956 में बीबीसी को दिया इंटरव्यू, गांधी के बारे में क्या क्या बोला मैं बोला नहीं चाहता। जाइए चेक कर लीजिए, उनकी आवाज में। सुधांशु जी सुन लीजिए, एक मिनट। अब चूंकि मुद्दा खड़ा हो गया है। सरदार पटेल ने तो 11 सितंबर 1948 को गोलवलकर को चिट्ठी लिखकर कहा था कि जिस तरीके से जहर की राजनीति आप लोग करते हैं उसकी वजह से गांधी जी की हत्या हुई है। नहीं, आप लोगों ने गांधी की हत्या के बाद मिठाई बांटी थी और आप जहर की राजनीति करते हैं। सरदार पटेल ने कहा, मैंने थोड़ी कहा है, नहीं कहा है, सरदार पटेल ने कहा है। उन्होंने 11 सितंबर 1948 गूगल करिए आप लोग, उसको सांस लेने दे। अभी गूगल करिए। और ये चिट्ठी लिखी हुई है। बहस छिड़ गई है यहाँ पर, लेकिन हम वापस आना चाहते हैं आज की बात। छोड़िए, नहीं हो रहा हूँ मैं तो वो बात कह रहा हूँ कि आखिर सरदार पटेल को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि गांधी की हत्या पर आप लोग मिठाई बांट रहे थे, खुशियां कर रहे थे, शहर की राजनीति करते हैं और आपकी इस नफरत की राजनीति गांधी जी कहते हैं। इससे बड़ा आरोप क्या होगा? अरे आज भी संभल की तस्वीरें जामा मस्जिद में अगर सर्वे के बाद, रुकिए ना एक सेकंड, सुधांशु जी कहते हैं मैं गलत कह रहा हूँ। एक मिनट, सुधांशु जी को चुनौती देता हूँ, मुझे गलत साबित कर दे। ऐसी कोई चिट्ठी नहीं थी। राष्ट्रीय मैं आप लोगों के सामने में चुनौती दे रहा हूं कि मुझे गलत साबित करें गांधी जी को कि सरदार पटेल ने गोलवलकर को ऐसी कोई चिट्ठी नहीं। आरएसएस के पूर्णकालिक शेषाद्री जी एक किताब निकालते हैं, जो किताब आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय से बिकती है, बंटवारे का खलनायक सरदार पटेल। आप प्रतिबंधित कराइए उसको। 28 फरवरी 1948 को सरदार पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को चिट्ठी लिखी कि मेरी और पंडित नेहरू की हत्या करने के लिए तुम्हारे संगठन के लोग घूम रहे हैं और तुम कह रहे हो उन्हें जेल से छोड़ दूं। उन्हें पकड़ा इसलिए गया कि बिहार की सार्वजनिक सभा में वो ये कह रहे हैं कि पटेल और नेहरू की हत्या कर दी जाएगी। तो राष्ट्रीय स्वयं अभी ऑन किया इन्होंने सरदार पटेल को, पहले इनके नेता नहीं थे। अच्छा, संघ पर बौद्धिक बहस हो गई है, थोड़ा आज के जमाने पर सरदार पटेल पे ऑन किया। सरदार पटेल सबसे बड़ी मूर्ति किसने बनवाई? अरे मूर्ति 10 साल पहले मोदी ने बनवाई। कोई सेंस है इस बात की? उनके प्रतिमान स्थापित करिए। सरदार पटेल कभी इस वैभवशाली जीवन के आदि नहीं थे। ऐसा कोई संगठन है जो अपने नेताओं की मूर्ति नहीं बनाता, उसको दूसरे के नेताओं की इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है? एक ऐसा संगठन है, जब हमारी सरकार आई तो किस किस को भारत रत्न नहीं दिया है? इनके 4 नेताओं को दिया, मदन मोहन मालवीय जी मैं तो कहता हूं गोलवलकर जी को भारत रत्न दीजिए, मुखर्जी को दिया है। और सुनिए, इन्होंने मैं तो कहता हूं दीजिए ना, अपनी सरकार से खुद को मैं कहता हूं कि आप हेडगेवार को भारत रत्न दीजिए, खुद को भारत। मैं तो कहता हूं हिम्मत है तो गोलवलकर को भारत रत्न दीजिए, मैं तो कहता हूं हिम्मत है तो बाला साहब देवराज को भारत रत्न दीजिए। है हिम्मत तो दीजिए ना, क्यों नहीं देते हैं आप? क्यों नहीं देते हैं? देना चाहिए, क्यों नहीं देती है? क्यों नहीं देती? पूछिए इनसे सवाल। अच्छा, इसलिए नहीं क्योंकि फिर तमाम वो गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे, फिर वो तमाम काला अध्याय लोगों के सामने आएगा कि किस किस तरीके से इन लोगों ने देश के साथ किया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सवाल सुनिए, सवाल जैसे मैंने उनसे प्रश्न किया, आपसे भी प्रश्न करूंगी। ये एक सच्चाई है कि हर बार किसी न किसी संसद सत्र के पहले अमेरिका से आरोप लगते हैं और इस पर भी आपकी जवाब जॉर्ज सोरोस के दोस्त बताए जा रहे हैं और उनकी करीबी वो गांधी परिवार से बताते हैं। बीजेपी का ये आरोप है।
दूसरा पक्ष इसका यह है कि सच है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तो अब ऐसे में जिन राज्यों के साथ डील हो रही थी वो तो विपक्ष के शासित राज्य थे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। समूचे विश्व में एक शोर है कि इनका दोस्त रिश्वतखोर है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बहुत ये रिश्वत लेने वाला रिश्वतखोर होता है। अरे रिश्वत लेने वाला ये दस्तावेज बहुत गंभीर हैं। जिस अदालत में ये मुकदमा चल रहा है उस अदालत में सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस उनकी कंपनी के इकट्ठा किए गए। आरोप क्या है? अरे प्रभु थामिए भावनाओं को थामिए। आरोप ये है कि अडानी जी ने जो कॉन्ट्रैक्ट जीता है वो बहुत ऊंची दरों पर अर्थ क्या हुआ कि आपके बिजली की यूनिट पर यूनिट का खर्च आपको भुगतना पड़ेगा। और वो छोटा मोटा मामला नहीं है। जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसने लेटर ऑफ अवार्ड दिया इनको कि इतने यूनिट में आप ये बिजली बेच सकेंगे भारत के राज्यों को। उसको एक पावर सेल एग्रीमेंट करना होता है राज्यों को, उसके बगैर पावर परचेस एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता। तो राज्यों ने इनकार कर दिया। राज्यों ने कहा कि इतनी ऊंची दरों में हम कर ही नहीं सकते क्योंकि पहले के जो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और इस बिड के बाद के जो ठेके हैं वो तो कम दरों में गए हैं। उस शर्त में, उसमें जब टेंडर डॉक्यूमेंट में ये शर्त थी कि 90 दिनों में पावर परचेस एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। 18 महीने तक एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। उन्होंने सिलसिलेवार रूप से ये बताया है कि किस किस को कितना कितना पैसा दिया है। 2000 करोड़ रुपए का। किसको दिया? बोलिए। एक मिनट। अब सुधांशु त्रिवेदी जी, अदावत ही निकालनी है प्रतिपक्षी लोगों से तो भी मुकदमा दर्ज कीजिए, डाल दीजिए हमको जेल में, लेकिन अडानी पर मुकदमा दर्ज कीजिए। सुधांशु जी, जिस क्षण आपने स्वीकार लिया कि राज्यों को पैसा दिया उस क्षण यह भी स्वीकार लिया कि अडानी जी ने रिश्वतखोरी की है, तो फिर उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते? मेरा सीधा आरोप है। मेरे पहले प्रश्न पर आइए सर। मेरे पहले प्रश्न पर, ये जो एक पैटर्न दिखता है, पैटर्न की हमेशा संसद के सत्र के पहले ही वहां से आरोप आता है, ये रेगुलर हो चुका है, ये सबकी नजर में है, इसका एक जवाब तो बनता है। इसका अर्थ है कि हर 6 महीने में स्कैम हो रहा है, हर 6 महीने में सत्र बुलाया जाता है, ये तो कंपल्शन है। इसको भारतीय जनता पार्टी, ये तमाम विडंबना देखिए, कोई एजेंसी और आज का नहीं है, ये डीआरआई ने नोटिस दिया, मोदी सरकार के टाइम डीआरआई का नोटिस है मेरे पास। अडानी जी को क्या है, ओवर इनवॉइसिंग करके इंडोनेशिया से कोयला मंगाया और इक्विपमेंट्स मंगाए। ओवर इनवॉइसिंग का अर्थ ये हुआ कि यहां पर बताया कि हम भारत के नागरिकों को 4 रुपए यूनिट में बिजली देंगे, इसलिए देंगे क्योंकि कोयला इतनी कीमत का पड़ रहा है, पावर इक्विपमेंट इतनी कीमत के। तो पता पड़ा कि जो प्रॉक्सी कंपनियां, फर्जी कंपनियां थी, डूबियस कंपनियां थी, उसके नाम से पहले एक बिल बनवाया और उसके डबल रेट में अडानी का बिल, और हमने नहीं, इनकी सरकार के समय पकड़ा गया। नाइस। लेकिन कार्रवाई नहीं करते। 6 एयरपोर्ट संसद में क्या होने वाला है वो समझ में आ रहा है। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि अभय जी को देख सुनकर लगता है कि इस देश की सारी परेशानी अडानी पे शुरू, अडानी पे खत्म हो रही है, ऐसा है क्या? क्या बोला तूने? सारी परेशानियों की जड़ भले ना हो, लेकिन कहीं कहीं जो रोग के लक्षण है वो जरूर दिखाई पड़ते हैं। अभी सुधांशु जी ने एक बात कही कि सब तो विपक्ष की सरकारें थी, तो मुझे तो याद पड़ता है कि भारतीय बीजू जनता दल की सरकार थी और संसद के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती थी नहीं करती थी? जगन मोहन रेड्डी संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते थे, सरकारें उनकी थी। और जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार है? वहां तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, क्योंकि वहां पे प्रेसिडेंट रूल था। तो 5 में से 3 सरकारें वो थी जहां पे ये कांड हुआ, वो बीजेपी समर्थित या बीजेपी के द्वारा नेतृत्व दिए गए सरकारें थी। गजब बेइज्जती है। वहां पहली बात। दूसरी बात, चलिए मैं मान लेता हूं 2 षड्यंत्र है, जॉर्ज सोरोस षड्यंत्र कर रहा है। जॉर्ज सोरोस के खिलाफ अभी तक भारत सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? क्या इंटरपोल से कहा गया कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी करिए, यह आदमी भारत के खिलाफ षड्यंत्र करा, भारत को तोड़ने के षड्यंत्र शामिल है? क्या अभी तक रेड कॉर्नर नोटिस के लिए किया गया? क्या किसी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने की कोशिश की गई? क्यों नहीं की गई? और नहीं तो कम से कम देश के अंदर आप सीबीआई की जांच कराइए और तमाम लोग जो जॉर्ज सोरोस के इशारे पर देश में षड्यंत्र करते हैं उनकी पहचान होनी चाहिए, और उन सारे लोगों को कहीं नहीं इंडिया गेट पे फांसी की सजा खुलेआम दी जानी चाहिए, क्योंकि जो देश के साथ षड्यंत्र कर रहा है उसको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। क्यों नहीं उस पर आप तक जांच? दिल्ली पुलिस को अमेरिका भेजिए आप जल्दी से। दूसरी बात सुन लीजिए, एक जांच कराइए सुधांशु जी। सुन लीजिए, नहीं, ये आप बात बार रोते रहेंगे और फिर बोलेंगे कि
इतना रिटेल इन्वेस्टर का पैसा डूबता है ना सुधांशु जी। एक मिनट और मैं कहना चाह रहा हूं। चलिए मान लीजिए कि राज्य सरकारों ने घूस देना और घूस लेना दोनों अपराध है। अगर दोनों ही अपराध है, राज्य सरकारें अगर घूस ले रही हैं तो केंद्र सरकार के हाथ को किसने बांध रखा है? अरे जाइए जगन मोहन रेड्डी को पकड़ के उठा के लाइए और बांधिए और पूछिए। और इसके अलावा जम्मू इसके अलावा आप पूछिए तो केंद्र सरकार क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करती है? और एक मिनट ये मामला बहुत संवेदनशील इसलिए है क्योंकि जो सेकी नाम की संस्था है वो भारत सरकार की कंपनी है और उसकी तरफ से अडानी डील कर रहे राज्य सरकारों के साथ से। इसका मतलब यह है कि सेकी की भूमिका भी संदिग्ध है। तो क्यों नहीं सेकी के खिलाफ कार्रवाई की जाती? हो गई है ही वो तो आशुतोष जी। मैं ये सवाल पूछता हूं कि चलिए हिंदुस्तान की सारे मुख्यमंत्री बेईमान है, अरे मोदी जी तो ईमानदार है ना, क्यों नहीं सीबीआई की जांच करिए, जगन मोहन रेड्डी को उठा के लाइए, नवीन पटनायक को उठा के लाइए, तमाम लोग उठा के लाइए और दूध का दूध पानी पानी। समझ रहे हो आप? मगर मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, जिन सरकारों के ऊपर आरोप लगा है और इन्होंने कहा अडानी जी ने बहुत पैसा कमाया, बताइए सबसे बड़ा सोलर का प्रोजेक्ट 60,000 करोड़ का राजस्थान की गहलोत सरकार ने दिया। अब आइए सबसे बड़ा माइंस का प्रोजेक्ट 16,000 करोड़ का भूपेश बघेल की सरकार ने दिया। सबसे बड़ा पोर्ट्स का प्रोजेक्ट केरल की सरकार ने दिया और अभी तेलंगाना की सरकार ने एग्रीमेंट किया है और ममता बनर्जी जी ने भी किया है। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, ये कहानी क्या है? दिल्ली में बैठ के अडानी चिल्लाना है, फिर जयपुर में, हैदराबाद में और रायपुर में खटाखट इन्वेस्ट अंदर लेना है, आराम से लेने का। हाँ, ये मेरी समझ से बाहर है मेरे भाई। देखिए खटाखट पर एक जवाब बनता है क्योंकि उन्होंने दोनों प्रोजेक्ट का नाम लिया है, गहलोत साहब का और बघेल साहब का। लेकिन धंधा तुम्ही को बताइए। मेरे सवाल का अभी तक जवाब नहीं मिला कि भाई राज्य सरकारें कार्रवाई नहीं कर रही तो केंद्र सरकार क्यों नहीं करती? आशुतोष जी, दूध का दूध साफ होना चाहिए ना। आशुतोष जी, इस कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है इसमें, और बिल्कुल टेक्निकल बात है, अगर सेकी पीएसए नहीं करेगी डिस्कॉम से राज्यों की तो संभव ही नहीं कि वो अडानी से पावर परचेस एग्रीमेंट कर ले। तो ये कहा उन्होंने कि जिसमें 90 दिन का वक्त था, 18 महीने इसलिए लगे कि सेकी ने प्रेशराइज किया राज्य सरकारों को, प्रेशराइज करके पावर सप्लाई एग्रीमेंट कराए। अभय जी एक बार इधर देखिए, घूस दी गई क्या? ये प्रॉमिस्ड टू पे, घूस दी गई या नहीं दी गई? कुछ भी। बहुत अच्छा सवाल है ये। सवाल सीबीआई को अडानी जी से पूछना चाहिए। ये सवाल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को अडानी जी से पूछना चाहिए। ये सवाल सेबी को अडानी जी से पूछना चाहिए। लेकिन विडंबना देखिए, प्रतिपक्षियों से पूछ रहे हैं, अरे साहब ये एजेंसियां 4 दिन के लिए हमारे हाथ में दे दीजिए, हम सिद्ध कर देंगे कि अदालत के दस्तावेज सही है कि नहीं है। हम सिर्फ इतनी बात, ये बार बार मुखौटा लगाकर पीछे छुप जाते हैं। अगर अपराध हुआ है, अगर डीआरआई ने नोटिस अडानी को दिया है तो बता दीजिए क्या वो जॉर्ज सोरेस के कहने से दिया है? अगर अभी सेबी ने नोटिस इशू किया है तो क्या जॉर्ज सोरेस? आप जांच तो कराइए, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं।